हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम करने वाले हैं चेंजेस ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये टॉपिक फॉल करता है सब टॉपिक 1.5 इन पेपर 1। ठीक है, प्राइमेट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो टॉपिक है उसमें ये फॉल करता है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वाई मैन इज़ ए यूनिक प्राइमेट। तो अभी उसके बाद देख रहे हैं हम कि मैन के इवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे। Hominization process is the evolutionary transformation of hominoids to hominids। hominoids और hominids कहाँ पे हैं? देखिए लास्ट लेक्चर में भी हमने जिक्र किया था इस डायग्राम का, इस चार्ट का। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमेट्स ऑर्डर में एंथ्रोपोइडिया में होमिनोइडिया जो है इसे ही हम होमिनोइड्स भी कहते हैं सिर्फ, और ये जो होमिनिडेई है इसे हम होमिनिड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने में जो चेंज हुआ हमारे अंदर उसे ही हम कहते हैं होमिनाइजेशन। मतलब एप्स से जो डिफ्रेंशिएट होकर हम ह्यूमन बन गए उसे बेसिकली हम होमिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द टर्म इज़ अप्लाइड टू ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल चेंज दैट ऑकर्ड इन द होमिनिड लाइन। ठीक है, प्राइमेट से लेकर के होमिनिड बनने तक जो जो भी स्ट्रक्चर और बिहेवियर चेंज हुआ उन सब को हम होमिनाइजेशन कह सकते हैं। फाइनली लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। और हमारे से पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी था और भी बहुत सारा फॉसिल्स था जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फाइनली मॉडर्न मैन बनने तक का जो सफ़र है उसे हम होमिनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, बायोलॉजिकल और कल्चरल। देखिए बायोलॉजिकल चेंजेस हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है क्रेनियोफेशियल चेंजेस। क्रेनियोफेशियल मतलब आपके स्कल और फेस का जो बदलाव हुआ। देखिए यहाँ लिखा भी है स्कल एंड फेस। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज़ इन क्रेनियल कैपेसिटी। इंक्रीज़ इन क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब आपका जो सर का साइज़ है वो बड़ा हुआ ह्यूमन बनने के क्रम में। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो स्कल के अंदर ब्रेन है वो भी बड़ा हो रहा था, इसलिए हमारा स्कल भी बड़ा हुआ। ब्रो रिजेस जो है वो ग्रेजुअली डिमिनिश्ड हो गए। देखिए ब्रो रिजेस क्या होता है, आपका जो फेस है हमारा उसमें जो हमारे जो आईब्रोज़ हैं वहाँ पे उसके बीच में और वो पूरा आईब्रो वाला सेक्शन जो है हमारा बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड नहीं है। हाँ, तो ब्रो रिजेस ग्रेजुअली डिमिनिश्ड। देखिए ब्रो रिजेस क्या होता है, हमारा जो फेस होता है उसमें आईब्रो का जो पार्ट होता है वहाँ पे बीच में गैप होता है और वो पूरा आईब्रो वाला सेक्शन ये हमारे में बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड नहीं होता है। लेकिन और अदर एप्स में अगर आप देखें तो वो बहुत प्रोट्रूडेड होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, मतलब अच्छा खासा बल्जिंग होता है, वहाँ पे दिखता है कि आईब्रो का सेक्शन बाहर निकला हुआ। ठीक है, आप पुराने ज़माने के सीरियल्स भी देखे होंगे जिसमें राक्षसों को भी वैसा दिखाया जाता था, तो वो दरअसल एप्स और उनसे प्रेरित थे, वो पहले वैसे ही उनका फेस होता था। ठीक है, बट हमारा फेस जो है उसमें ब्रो रीजस ग्रेजुअली डिमिनिश हो गया है, मतलब अब हमारा जो आईब्रो वाला सेक्शन है वो उतना निकला हुआ नहीं है। ठीक है, फोर हेड वेल डेवलप्ड। हमारा फोर हेड जो है वो देखिए एक तो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, जनरली हल्का सा इंक्लाइंड होता है और मतलब काफ़ी अच्छा वाइड होता है। यहाँ पे चौथी ये सपोज़ यहाँ देखिए या ये फोरहेड का सेक्शन देखिए आप, ये जो फोरहेड सेक्शन है हमारा ये काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है, मतलब अच्छे से दिख रहा है। बट अगर दूसरे एप्स में देखिएगा आप तो उसका जो ब्रो रीजेस है, मतलब उसका जो आईब्रो है और उसके बाद उसका जो स्कल है वो एकदम से ऐसे ऐसे स्लैंट चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है हमारे में। हमारा जो सर है फोरहेड वो अच्छा खासा फ्लैट है। ठीक है, वेल डेवलप्ड। देखिए यहाँ पे डायग्राम से बताया भी गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में स्लैंट होता था, होमो इरेक्टस में थोड़ा स्ट्रेट होता है और हमारे में काफ़ी एक स्ट्रेट और हल्का सा राउंड होता है, लेकिन काफ़ी वर्टिकल पोजीशन में होता है फोरहेड। तो यही इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे हमारे अंदर। चिन गेंड प्रोमिनेंस। चिन जो है हमारा यानी कि ठुड्डी जिसको कहते हैं वो शार्प हुआ धीरे धीरे, पहले उतना शार्प नहीं, अजीब सा
गोल सा होता था, ठीक है, तो चिन अब प्रोमिनेंट हो गया। फेस जो है ऑर्थो ऑर्थोग्नेथस हो गया, मतलब स्ट्रेट हो गया, प्रोट्रूडेड नहीं हुआ। प्रोट्रूडेड फेस का मतलब कैसा होता था, आप किसी मंकी का जो फेस होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, किसी एप्स का भी, तो जो नाक और लिप्स वाला पोर्शन होता है वहाँ पे से थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, वो उसको बोलते हैं प्रोग्नेथिज्म, ठीक है। और हमारा फेस कैसा है, ऑर्थोग्नेथस, मतलब स्ट्रेट है, तो हमारा नाक और लिप्स जो है बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है, ठीक है। नेज़ल कैविटी एंड पैलेट, ये शॉर्टन एंड आर्क्ड हो गया, आर्च्ड, मतलब नेज़ल कैविटी हमारा छोटा हो गया बाकी एप्स के मुकाबले, और आर्च ज़्यादा बढ़ गया उसमें, ठीक है, कर्व जो है वो बढ़ गया। प्री मैक्सिला एंड मैक्सिला बिकेम वन। देखिए मैक्सिला क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे भूत बनाया, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। यहाँ जो अपर जॉ जो है हमारा, अपर जॉ, ये पूरा जो एक 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 स्ट्रक्चर होता है बोन का, तो ये मैक्सिला कहते हैं इसको। तो प्री मैक्सिला भी इसी में एक पार्ट होता था, वो अब ज्वाइन होकर मैक्सिला का ही पार्ट बन गया धीरे धीरे इवोल्यूशन, ठीक है। फोरामेन मैग्नम शिफ्टेड एंटीरियरली एंड डाउनवर्ड इन्फीरियरली। देखिए फोरामेन मैग्नम कहाँ है, आइए देखते हैं। देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड जो है जहाँ से ब्रेन में इंटर करता है, वहाँ पे स्कल में एक कैविटी होता है, एक छेद होता है, उस कैविटी को हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। वो फोरामेन मैग्नम हमारे ह्यूमन बींग्स में शिफ्ट किया, एप्स के मुकाबले शिफ्ट किया एंटीरियरली, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट किया। एप्स का जो स्कल होता था वो कुछ ऐसा और उसमें यहाँ पे होता था फोरामेन मैग्नम, ठीक है। और हमारा स्कल जो है वो थोड़ा राउंड है, और हमारे स्कल में कहीं यहाँ पे है, ठीक है, सेंटर के आसपास, थोड़ा सा सेंटर से पीछे, एंड डाउनवर्ड, और थोड़ा नीचे भी हुआ, ठीक है, उनका और ऊपर होता था फोरामेन मैग्नम। तो नेक्स्ट क्या है, डेवलप्ड मैस्टॉइड प्रोसेस शोज एडेप्टेशन टू इरेक्ट पोस्चर। मैस्टॉइड प्रोसेस मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए मैस्टॉइड प्रोसेस यहाँ पे बनाया पाला मैम ने। ये दरअसल आपके स्कल का ही एक बोन का स्ट्रक्चर होता है जो रिलेट करता है, जिसका फंक्शन जो है वो बाइपेडल लोकोमोशन और इरेक्ट पोस्चर से जुड़ा हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट्स ने पाया है, ठीक है। तो वो काफ़ी डेवलप्ड है हमारे अंदर, क्योंकि हमारा पोस्चर इरेक्ट है और हमारा वॉक जो चलने का तरीका बाइपेडल है। नेक्स्ट है ऑसिपिटल रीजन बल्ज्ड आउट, फ्रंटल एंड पेराइटल ट्यूबरोसाइटिस बिकेम वेल मार्क्ड। देखिए ऑसिपिटल रीजन और फ्रंटल एंड पेराइटल रीजन, ये डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ब्रेन का फ्रंट पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है। इसमें पीछे का जो ये प्रोट्रूटेड पार्ट होता है ये ऑसिपिटल लोब होता है। ये फ्रंटल लोब फ्रंट में होता है, पेराइटल लोब बीच में होता है। नीचे सेरिबेलम होता है, और ये वाले सेंटर वाले पार्ट को टेम्पोरल लोब कहते हैं, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से ब्रेन में इंटर करता है फोरामेन मैग्नम से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब है, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये काफ़ी मार्क्ड होता है, ठीक है। तो अच्छे से पता चलता है कि यहाँ से यहाँ ब्रेन जो है, स्कल जो है वो सेपरेटेड है, स्कल है या ब्रेन दोनों, ठीक है, वही यहाँ पे बात हो रही है। और पीछे भी वैसा ही है, ऑसिपिटल लोब और पेराइटल लोब के बीच में जो डिफरेंस है वो सब क्लियरली मार्क्ड वहाँ पे नज़र आता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ न्यूकल क्रेस्ट डिक्रीज्ड। देखिए न्यूकल क्रेस्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है, इसमें आप देखिए न्यूकल लाइंस है ये, ठीक है, ये थोड़े से उठा हुआ है, इसे ही हम लोग न्यूकल क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोट्रूटेड पार्ट है ना, तो ये इसका जो प्रोट्रूजन है ये कम हुआ है धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ह्यूमन का वो थोड़ा सा राउंड, काइंड ऑफ राउंड है। वहीं एप्स का जो है ये क्रेस्ट लाइन से जब जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, बहुत ही बड़ा बड़ा होता है और ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्बिट्स बिकेम रेक्टेंगुलर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे आँख के जो ऑर्बिट्स हैं
ये जो अगर हमारा फेस है तो ये एकदम से सर्कुलर आँख नहीं है हमारा। देखिए ऐसा लगता है कि हमारा आँख देखने में, नहीं ना, हमारे आइज़ कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो मतलब थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का ऑर्बिट्स है हमारा, ठीक है। और ये डायग्राम है, ये आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि इजी डायग्राम है बनाने के लिए। आप ये ब्रेन का भी बना सकते हैं, तुरंत बन जाता है। इसमें फीचर्स ये दिखाना है कि हमारा राउंडेड क्रेनियम है, गोल सर है, मेस्टॉइड प्रोसेस है जिससे हम बाइपेडल और इरेक्ट पोस्चर रखते हैं, चिन डेवलप्ड है, मतलब अच्छा खासा चिन का एरिया है, ऑर्थोग्नेथस फेस है, मतलब कि फ्लैट फेस है, ऐसे प्रोट्रूडेड नहीं है बाहर की तरफ। फिर प्रोमिनेंट फोरहेड है, मतलब फोरहेड जो है वो डेवलप्ड है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट डेंटिशन का बात करते हैं हम लोग। डेंटिशन कैसा था, दांत कैसा था हमारा। टीथ बिकेम स्मॉलर एज पीपल गेव अप यूजिंग माउथ एज अ टूल। जैसे जैसे हमने हाथ पैर का इस्तेमाल करने लगा टूल की तरह, और उसके बाद अदर टूल्स बना लिए इंसान ने, तो वैसे वैसे हमारा दांत है वो छोटा होते चला गया। डेंटल आर्क टूक ए पैराबोलिक शेप। पहले ऐसा हुआ करता था कुछ एप्स में, फिर एकदम से ऐसा हो गया, अब हमारा जो है वो पैराबोलिक शेप का डेंटल आर्क है। मतलब अगर आप अपने मुंह को खोलकर आईने से देखेंगे तो जो ऊपर और नीचे का जो एरिया है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैनाइन प्रोजेक्शन डिसकंटिन्यूड। जो कैनाइन से आपके वो पॉइंटेड वाले दांत वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए, वो बाकी दांत के शेप के ही है। पहले नहीं तो राक्षस जैसा ऐसा बड़ा बड़ा होता था कैनाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट, नो डायस्टेमा। डायस्टेमा का मतलब होता है गैप, मतलब हमारे दांतों के बीच में गैप मतलब आइडियली नहीं रहता है। अब किसी किसी किन्हीं लोगों को थोड़ा थोड़ा गैप होता है तो वो भाई थोड़ा डिफेक्ट है, बुरा नहीं मानने का, वो सब में थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन आइडियली हमारे दांतों के बीच में गैप नहीं होता। डेंटल फार्मूला कॉन्टिन्यूड टू रिमेन। डेंटल फार्मूला 2, 1, 2, 3 का जो है वो हमारा कंटिन्यू हुआ एप्स से लेकर अभी तक हम लोग में, और डायस्टेमा हमारे में नहीं है, पैराबोलिक डेंटल आर्क है। 2, 1, 2, 3 क्या है, देखिए दो जो है वो इंसीजर्स आगे जो फ्रंट वाले दांत है, एक कैनाइन है, देखिए आई, ये आई लिखा हुआ है, इंसीजर्स 2, कैनाइन्स 1, प्री मोलर 2 और मोलर 3। तो यही 2, 1, 2, 3 फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है, ये डायग्राम बना कर आना है एग्ज़ाम में। अगर आपसे पूछे कि हम इवोल्यूशन कैसे हुआ इंसान का, क्या क्या चेंजेस आए, इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हमारे अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग ब्रेन का। देखिए ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ हुआ क्योंकि हमारा ब्रेन और कॉम्प्लेक्स होता गया, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स कनेक्शन ज़्यादा बनने की ज़रूरत थी, इसलिए ब्रेन का साइज़ बढ़ गया। अब से ब्रेन का साइज़ बढ़ा तो नंबर ऑफ़ ब्रेन सेल्स भी बढ़े, ब्रेन सेल्स ज़्यादा हुए तो नर्व फाइबर कनेक्शन जो था वो भी ज़्यादा बढ़ा कॉर्टेक्स एरिया में। कॉर्टेक्स एरिया ये हमारा जो ब्रेन का आउटर एरिया है जहाँ न्यूरॉन्स एकदम पैक्ड होते हैं, उसे ही कॉर्टेक्स एरिया कहते हैं। फ्रंटल लोब डेवलप्ड एज थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, एज डिसीजन थिंकिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग डेवलप्ड। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार करने लगे ह्यूमन बनने के प्रोसेस में, तो हमारा फ्रंटल लोब जो है वो डेवलप हुआ। ये फ्रंटल लोब है, ये ब्रेन है, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है। तो ये फ्रंटल लोब जो है वो डेवलप हुआ सोचने के लिए। ऑसिपिटल लोब विज़न के लिए डेवलप हुआ, ये हमारा ऑसिपिटल लोब, ये विज़न का काम करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स डेवलप्ड एज मोटर फंक्शन डेवलप्ड। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैंने अभी आपको बताया, सेरेब्रम का जो आउटर पोर्शन है जिसमें न्यूरॉन्स पैक्ड होते हैं उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो उसमें मोटर फंक्शंस उससे हमारे अच्छे हुए, जितना सेरेब्रल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट हुआ उतना मोटर फंक्शन अच्छा हुआ। ब्रोका एरिया फॉर स्पीच डेवलप्ड। ब्रोका एरिया ब्रेन में यहाँ पर कहीं होता है, ऐसा साइंटिस्ट ने पता किया है, तो उससे हमारा स्पीच जो है वो डेवलप हुआ। जैसे जैसे स्पीच डेवलप हुआ वैसे वैसे ब्रोका, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। एरिया एसोसिएटेड विथ स्मेल डिक्रीज। द ऑल्फैक्टरी सेंसेस जो है हमारे वो कम हुए, विज़न जो है वो अच्छा होता गया, ठीक है। सूंघने की शक्ति कम हो गई। सेरेबेलम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ये हमारा सेरेबेलम है नीचे वाला, तो ये सेरेबेलम जो है वो बड़ा हुआ साइज़ में, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो इरेक्ट पोस्चर में चलने के लिए बैलेंस बनाने की ज़रूरत ज़्यादा
पढ़ने लगा 2 पैर से चलने के लिए, ठीक है। चलिए ब्रेन देख लिया अब हम लोग। अब पोस्ट क्रेनियल में आते हैं। वर्टेब्रल कॉलम, देखिए वर्टेब्रल कॉलम ऐसा कुछ दिखता है डायग्राम, ये आपने क्लास 9-10 के सिंपल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, इनलार्जिंग ऑफ लोअर वर्टेब्रे टू ऑब्जॉर्ब फोर्स ऑफ कंप्रेशन। देखिए जो लोअर वर्टेब्रा आपको दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा है साइज़ में। इसके बड़ा होने का कारण है कि ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। जैसे दबता है ये, जब सीधे खड़े होने पर जब प्रेशर लगता है इस पर, उसको मैनेज करने के लिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। रिलेटिव कॉन्स्टेंसी इन साइज ऑफ स्पाइंस प्रोट्रूडिंग फ्रॉम ईच वर्टेब्रे। स्पाइन का जो साइज़ है वो कांस्टेंट होने लगा, ये बहुत रिलेटिव पॉइंट नहीं है बट स्टिल। नेक्स्ट है इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सैक्रम। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सैक्रम है हमारा उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसमें नंबर ऑफ बोन्स भी थोड़ा सा बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें जब बाइपोडल लोकोमोशन करना था तो जो फीमेल्स थी उनको जो बेबीज़ कैरी करने थे या हमें चलने के लिए जो प्रेशर और वेट को ट्रांसफ़र करना था नीचे वाले बोन्स, थाई बोन्स तक, उसको मैनेज करने के लिए ये सैक्रम का जो साइज़ है वो बढ़ा, ठीक है। बैकवर्ड कर्विंग ऑफ स्पाइन, आप देख सकते हैं इस फिगर में कि स्पाइन जो है यहाँ पे बैकवर्ड कर्व है। मेन जो हमारा रीजन है उसमें बैकवर्ड कर्व है। इन द लुम्बर रीजन प्रोवाइडिंग अ सॉलिड प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफ़र द वेट ऑफ बॉडी ऑन टू पेल्विस। समझ में आया? पेल्विस रीजन नीचे होता है, जो हिप रीजन होता है वहाँ पे वेट ट्रांसफ़र होता है और पेल्विस ट्रांसफ़र करता है थाई बोन्स को, ठीक है। गिविंग ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड इट्स डिस्टिंक्टिव एस शेप। कहीं ना कहीं एक एस शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये एस शेप जो है ये कर्व जो है वो एस शेप का है, ठीक है। तो ये कर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेट ट्रांसफ़र के लिए। अगर ये कर्व नहीं हो, सीधा हो, तो वेट ट्रांसफ़र थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। नेक्स्ट है पेल्विक ग्रिडल बिकम शॉर्ट एंड ब्रॉड। देखिए पेल्विक ग्रिडल इसको कहते हैं, ये जो चीज़ है ये पेल्विक ग्रिडल है, ठीक है, ये वाला। तो पेल्विक ग्रिडल जो है वो थोड़ा छोटा हुआ। क्यों छोटा हुआ, क्यों शॉर्ट हुआ और क्यों ब्रॉड हुआ? शॉर्ट होने का कारण वही है अगेन कि हमें अगर वो बहुत, जैसे एप्स में जो होता है ना पेल्विक ग्रिडल बड़ा होता है, उनके जो हिप रीजन होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं और बड़ा और लंबा होने से क्या होता है कि वो जब सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसको ये एरिया जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है सीधा खड़ा होने में। इस वजह से हमारे में वो चीज़ छोटा हो गया क्योंकि हमें सीधा चलने का आदत हो गया था। और ब्रॉड क्यों हुआ? ब्रॉड इसलिए हुआ क्योंकि जो फीमेल्स है मोस्टली उनमें ज़्यादा ब्रॉड होता है, वो इसलिए ताकि वो बेबीज़ को कैरी करने में इजी हो, क्योंकि सीधा खड़ा होने की वजह से जो मदर का जो वूम्ब है जहाँ पे बेबी कैरी होता है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है सीधा खड़ा होने में, तो उसको एडजस्ट करने के लिए पेल्विक ग्रिडल थोड़ा सा ब्रॉड होता है। पेल्विस शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ बेसिन टू सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए ये गड्ढा जैसा शेप होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हमारे सपोर्टेड होते हैं और जब हम बैठते हैं तो भी ये पेल्विक ग्रिडल ही सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के वेट को, ठीक है। तो इसमें लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे सपोर्टेड होता है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी सपोर्ट होते हैं। इलियक ब्लेड्स शॉर्टर ब्रॉडर दस स्टेबलाइजिंग वेट ट्रांसमिशन। देखिए ये ब्लेड्स जो है ये इलियक ब्लेड्स कहते हैं इसको, ये छोटा हुआ थोड़ा सा, शॉर्टर एंड ब्रॉडर सेम बात है, ये यहाँ जो लिखा हुआ था वही बात यहाँ पे लिखा हुआ। तो इससे क्या हुआ, स्टेबलाइजेशन मिला और वेट ट्रांसमिशन अच्छा हुआ। अब लिम्स की बात करें तो इंक्रीज़ इन लेग लेंथ। पैर हमारा जो है वो देखिए लंबा हो गया थोड़ा सा, बाकी अदर एनिमल, अदर एप्स और जो जिनसे हम इवॉल्व हुए उनके मुकाबले, ठीक है। लीनिया एस्पेरा ऑन फेमूर। देखिए लीनिया एस्पेरा क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपको फेमूर है, इसी का ये डायग्राम है। तो
इसका ये रिवर्स डायग्राम है। तो लिनिया एस्पेरा ये वाला पार्ट है, एक तरह का सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट कार्टिलेज टाइप का होता है, जिससे कि ये थाई का जो मसल्स है इससे अटैच्ड होता है। ठीक है, ये थाई का मसल्स जो है लिनिया एस्पेरा से अटैच्ड होता है। तो इससे क्या हुआ, हमारा थाई जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन गया हमारे बॉडी का। ठीक है, और हमें चलने में इससे हेल्प मिलने लगा। 4 लिम्स हमारे फ्री हो गए, उनका लोकोमोशन में कोई काम नहीं था। तो आई होप आपको बायोलॉजिकल पार्ट जो है इवोल्यूशन का वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल्चरल पार्ट देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हमने कर लिया, बायोलॉजिकल कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कल्चरल पार्ट देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।